जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हो कि हम पहले भी 2 जीएस प्रैक्टिस सेट इससे पहले लेकर आ चुके हैं और आज तीसरा है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। क्लियर है बच्चों? तो अब अगर बात की जाए तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम आते हैं। अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संघ लोक सेवा आयोग। क्या क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग कौन सा? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का विवरण किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 315 से 323, ऑप्शन सेकंड है अनुच्छेद 12 से 32, ऑप्शन थर्ड है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 5 से 11। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 315 से 323 के मतलब ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है जिसे हम लोग यूपीएससी कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। इसका विवरण आप सब लोगों को पता है कि अनुच्छेद 312 से 323 के मध्य है और भाग की यदि बात की जाए तो भाग 14, कौन सा भाग? भाग अगर बात की जाए तो यूपीएससी का जो भाग है आपको मैं बता दूं वो है भाग 14। क्लियर है ना? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र मान लीजिए कि 62 ईयर है, कितनी? 62 ईयर है और वह संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन जाता है, तो आप लोग देखोगे कि मैंने क्या बताया कि 65 तक है। तो कहने का मतलब यह है कि यह केवल 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाएगा और 3 इसमें जैसे ही जोड़ता है तो ये कितना हो गया? 65। लेकिन यदि इसकी जगह कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 55 वर्ष है तो वह अपना पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल कर सकता है और उसकी उम्र कितनी हो रही है? 61। तो आप लोग देखोगे कि यहां पर पहले 6 वर्ष पूर्ण हो गई और यहां पर पहले 65 वर्ष हो गई। यह इस बात का मतलब है। दूसरी बात यह है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति, इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्लियर है ना? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की संख्या होती है, सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या है वो 9 से 11 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 9 से 11 तक हो सकती है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। क्लियर है ना? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य संघ लोक सेवा आयोग का विवरण है। यदि अनुच्छेद 12 से 32 तक की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं ये मूल अधिकार से संबंधित है। किससे? ये मूल अधिकार से संबंधित है या फंडामेंटल राइट से संबंधित है। उसके अलावा इनके भाग की बात की जाए तो ये भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। यदि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 की बात की जाए तो मैं बता दूं यह आपका भाग 5 है। कौन सा? भाग 5 है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक की बात की जाए तो ये आपका भाग 2 है। कौन सा? ये आपका भाग 2 है जो नागरिकता से संबंधित है, जो नागरिकता से संबंधित है। और इस भाग की बात की जाए तो यह संघ से संबंधित है। किससे? यह संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन सेकंड राजस्थान, ऑप्शन थर्ड उत्तर प्रदेश और ऑप्शन फोर छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैं आपको बता दूं कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इनमें अगर नाम की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको गुजरात, 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 फिर इसके बाद राजस्थान, 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 फिर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद यदि बात की जाए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है आपके छत्तीसगढ़, 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 फिर इसके बाद झारखंड, 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 फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है ना? और मिजोरम। आप लोग देखोगे कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 8 राज्यों में 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ना? तो याद रखना इस बात को कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए याद रखना इस बात को कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोरोमंडल तट मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट केरल, ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड मुंबई और ऑप्शन फोर उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु। आप लोग देखो, मैं आपको बता दूं कि कैसे लगता है। ये आप मान लीजिए कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ये कैसा भारत है? प्रायद्वीपीय भारत है। आप सब लोग जानते हो कि ऐसा कोई भी स्थल, ऐसा कोई भी स्थल, मान लीजिए कि ये कोई स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है। यदि ये स्थलीय भाग 3 तरफ से, कितनी तरफ से? यदि 3 तरफ से, कहने का मतलब ये यहां से इधर और इधर अगर पानी या जल है, पानी या जल है, तो इस स्थलीय भाग को हम लोग क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय कहेंगे। क्लियर है ना? इसी कारण मैं आपको बता दूं कि भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, क्योंकि इधर आप सब लोगों को पता है कि यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है ना? बंगाल की खाड़ी है। नीचे अगर बात की जाए तो नीचे हिंद महासागर है। नीचे क्या है? हिंद महासागर है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो यहां अरब सागर है। यहां पर क्या है? अरब सागर है। अरब सागर है। अब बात की जाए तटों की, तो तटों में मैं आपको बता दूं कि जैसे तटों की बात की जाए तो ये गुजरात है। तो गुजरात वाला जो हिस्सा है, ये गुजरात वाला जो हिस्सा है, यहां तक दमन तक, दमन और दीव वाला जो हिस्सा है, यहां तक इसको काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? मैं आपको बता दूं, काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से जानते हैं? काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो यहां से, अब अगर बात की जाए तो यहां से लेकर और यहां तक, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां से और गोवा तक, कहां तक? गोवा से, या आप ऐसे समझ सकते हो कि दमन, यहां पर दमन पड़ता है, दमन से और गोवा तक जो हिस्सा है, गमन और दुआ तक जो हिस्सा है, इस दमन से गोवा तक को हम लोग कहते हैं कोकड़ तट। क्या? कोकड़ तट के नाम से जाना जाता है। कोकड़ तट के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात की जाए तो गोवा से और मैंगलोर तक, कहां तक? गोवा से और मैंगलोर तक,
गोवा से, और जो मैंगलोर तट का जो क्षेत्र है इसको मैं आपको बता दूं, इसको कोनार तट के नाम से जानते हैं। किससे? कोनार तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो जो मैंगलोर है और मैंगलोर से जो ये हिस्सा है, मैंगलोर से जो हिस्सा है यहां तक कन्याकुमारी, ये क्या जगह है? ये कन्याकुमारी है। ये क्या है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तक की यदि बात की जाए तो इस हिस्से को, जो मैंगलोर से और कन्याकुमारी तक है, इस हिस्से को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किस तट से? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? और अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कन्याकुमारी से और यहाँ जो कृष्णा नदी है, यहाँ पर क्या है? कृष्णा नदी है। इस तट को जो नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आपके कोरोमंडल तट। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल जो तट है, यही पूछा गया है कि किस राज्य से प्रमुखतः संबंधित है। तो आप सब लोग जानते हो कि जो ये राज्य है ये कौन सा है? तमिलनाडु राज्य। तो याद रखना, कोरोमंडल तट किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट 6, ऑप्शन सेकंड 8, ऑप्शन थर्ड 4 और ऑप्शन 4 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है 6। कितनी? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषा की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं 6 कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। जैसे पहली भाषा की बात की जाए तो पहली भाषा है तमिल। कौन सी है? तमिल भाषा है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो दूसरी जो भाषा है वो है आपकी, तमिल के बाद है संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। उसके बाद यदि बात की जाए तो आपकी है तेलुगु। उसके अलावा यदि बात की जाए तो आपकी कन्नड़ है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, फिर आपकी मलयालम। कौन सी है? मलयालम। और इसके बाद यदि बात की जाए तो आपकी है सत्रिया भाषा। कौन सी? सत्रिया भाषा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 6 भाषा हैं, तो तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2004 में दिया गया। संस्कृत को 2005 में दिया गया। तेलुगु को 2009 में दिया गया। कन्नड़ को भी 2008 में, सॉरी ये 2008 में दिया गया। मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में दिया गया और सत्रिया को 2014 में दिया गया। तो आप लोग देखोगे कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है वर्तमान में। तो क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं, इनमें से वो 3 दे देगा और चौथी कोई और डाल देगा, या हो सकता है कि वो इन 3 को दे दे, किसी चौथी और को डाल दे। कहने का मतलब है शास्त्रीय भाषा पूछेगा और इनमें से 3 दे देगा और चौथी कोई और भाषा डाल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? ऑप्शन फर्स्ट है के.एम. पटेक्कर, ऑप्शन सेकंड है हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन थर्ड है फजल अली और ऑप्शन 4 है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। इसमें से यह 3 सदस्यों की बात की जाए तो एक तो आपके अध्यक्ष थे। कौन थे? एक आपके अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य थे। तो यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो आपके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके फजल अली। कौन थे? फजल अली थे। और
अन्य सदस्यों की बात की जाए तो इसमें दो थे, दो में एक था आपका हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ हृदयनाथ कुंजरू था, और एक थे आपके के एम पडिक्कर, और दूसरे कौन से थे? के एम पडिक्कर थे, के एम पडिक्कर थे। क्लियर है ना? तो याद रखना ये 3 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग में, इनके अलावा कोई सदस्य नहीं था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि एक आंध्र प्रदेश राज्य है, एक कैसा राज्य है? आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका गठन 1953 में ही, अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित गठित प्रथम प्रथम व अंतिम राज्य, प्रथम व अंतिम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ना तो इससे पहले किसी राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ, और ना ही इसके बाद किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ। इस राज्य का गठन भाषा के आधार पर करने के पीछे कारण था, एक व्यक्ति थे जो हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर, और 56 दिन वो बैठे रहते हैं, जिनका नाम था श्री राममुलु पोटी। उनका नाम क्या था मैं आपको बता दूं, उनका नाम था, जो हड़ताल पर बैठे थे, हड़ताल पर जो व्यक्ति बैठे थे उनका नाम था श्री राममुलु पोटी, श्री राममुलु पोटी था। और ये आमरण अनशन पर बैठे थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद तुरंत ही आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक आयोग का गठन किया जाता है कि इस जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पर होना चाहिए या प्रशासनिक आधार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतर, ऑप्शन फर्स्ट नासा और जाक्सा का, ऑप्शन सेकंड इसरो और नासा का, ऑप्शन थर्ड इसरो और जाक्सा का, और ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, ईएसए एंड जाक्सा का ये मिशन है। मैं आपको बता दूं, ईएसए का मतलब है यूरोपियन एजेंसी। क्या? ईएसए का मतलब है यूरोपियन एजेंसी। अब अगर बात की जाए EUROPEAN एजेंसी, यूरोपियन एजेंसी, मेरा कहने का मतलब यह है कि यूरोपियन स्पेस जो एजेंसी है, यूरोपियन मैं आपको बता दूं, हिंदी में लिख देता हूं, इसका नाम यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्लियर है ना? और जाक्सा की यदि बात की जाए तो जाक्सा जापान की है। किसकी है? जाक्सा जापान की है। और इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, ये तो आपकी ईएसए की हो गई। क्लियर है ना? या जाक्सा की बात की जाए, जाक्सा, तो जाक्सा है आपकी जापान एयरोनॉटिक जापान एयरोनॉटिक जापान नोटिक्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये इन दोनों ही एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है, यूरोपियन एजेंसी और जापान एजेंसी। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ये मिशन है, जो आपका, इसमें क्या किया गया है कि जो मार्स, कौन सा? जो आपका मरकरी, जो बुध है, बुध मिशन है, मरकरी, कौन सा? मरकरी। इसके बारे में इन लोगों को उस पर रिसर्च करना है, और वहां पर यह देखना है कि बुध
क्या क्या फायदा हो सकता है, या बुध पर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे भविष्य में हमारे देश या दुनिया, और ये जो भेजा गया है अभी 2024 में यह भेजा गया है। क्लियर है ना, याद रखना। तो बेपी कोलंबो किस किस का, ईएसए और जाक्सा का है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसरो, इसरो की बात की जाए तो आप इसरो का याद रख सकते हो। इसरो, इसरो की कभी कभार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, और इसरो की फुल फॉर्म में आपकी इंडियन इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च रिसर्च क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कहाँ कब हुई थी, 1969 में। कब हुई थी, 1969 में हुई थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्य आपके बेंगलुरु में। कहां पर है, आपके बेंगलुरु में। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, हाल ही में 6 साल की उम्र में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाली तच्छवी बागनी, ये खिलाड़ी का नाम है जो 6 वर्ष की हैं, किस खेल से संबंधित। ऑप्शन सेकंड शतरंज, ऑप्शन थर्ड तीरंदाजी, और ऑप्शन 4 क्रिकेट। तो मैं आपको बता दूं इसको, स्केटिंग, स्केटिंग से संबंधित हैं जो आपके सामने तच्छवी बागनी है, और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। और यदि विश्व रिकॉर्ड की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं जो विश्व रिकॉर्ड है इन्होंने स्केटिंग में बनाया है, जो तच्छवी बागनी है ये अहमदाबाद की हैं। कहाँ की हैं, ये अहमदाबाद की हैं। कहाँ की हैं, ये अहमदाबाद की हैं। मैं आपको बता दूं ये कहाँ की है, अहमदाबाद की हैं, अहमदाबाद की हैं। और इनकी जो खासियत है, जो तच्छवी बागनी है, ये कितनी उम्र की हैं, 6 वर्ष की हैं। इन्होंने 25 मीटर, क्या 25 मीटर लोएस्ट 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 रोलिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लोएस्ट रोलिंग स्केटिंग की बात की जाए, लोएस्ट रोलिंग स्केटिंग की बात की जाए तो यह क्या है, यह मैं आपको बता दूं, एक इमेज दिखा के आप लोगों को कि ये क्या है। ये अगर बात की जाए तो ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये आपको इमेज दिख रही है। इसमें क्या है, ये जो हैं ये ऐसे पाइप लगे हुए हैं या कुछ भी हो, इनके नीचे से होकर इन्होंने स्केटिंग की है। स्केटिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इनके शूज हैं स्केटिंग वाले, और इन्होंने क्या किया कि ऐसे ही 25 मीटर, कितना 25 मीटर की दूरी तय की है। कितनी, 25 मीटर की दूरी तय की है, जो 6 वर्ष की आयु में विश्व रिकॉर्ड है। कोई भी ऐसी महिला या कोई भी ऐसी बच्ची इतनी लंबी स्कॉलिंग, मतलब इनके नीचे से होकर नहीं स्केटिंग की है। ये लोएस्ट कहते हैं इसको, कि लोएस्ट मतलब कम से कम रोलिंग है, और स्केटिंग के माध्यम से इसे पार किया गया है। क्लियर बच्चों, तो याद रखना ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है, किसने बनाया है विश्व रिकॉर्ड, ये आपकी फेमस खिलाड़ी हैं, और वो उनका नाम क्या है, तच्छवी बागनी। ये कहां की है, गुजरात के अहमदाबाद की। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 16 महाजनपदों का विवरण किस ग्रंथ में दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट भगवती सूत्र, ऑप्शन सेकंड अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन थर्ड अष्टाध्यायी, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। क्या है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां किया गया है, अंगुत्तर निकाय में किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो 16 महाजनपद हैं, आपके सामने इनके नाम लिख दूं कि कौन कौन से, और इनकी राजधानियां पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले यदि बात की जाए तो काशी, काशी काशी, उसके अलावा कौशल, काशी कौशल, उसके अलावा कंबोज, कंबोज, इसके अलावा कुरु, कुरु, अब उसके अलावा अंग, अंग, उसके अलावा यदि बात की जाए तो अवंती,
अंग, अवंती। उसके अलावा यदि बात की जाए आपका वत्स, वत्स। उसके अलावा वज्जी, उसके अलावा वज्जी। उसके अलावा पांचाल, पांचाल। उसके अलावा यदि बात की जाए तो सूरसेन, सूरसेन। गंधार, गंधार। मगध, मगध। उसके अलावा यदि बात की जाए तो मल्ल, मल्ल। उसके अलावा यदि बात की जाए तो आपका गंधार, मगध, मल्ल, पांचाल हो गया, अवंती, वत्स, वंजी हो गया। इसके अलावा चेदी, चेदी। ये कुछ प्रमुख हैं 16 महाजनपद में से। मैं आपको अभी इन सब की राजधानी बता देता हूं कि ये कौन कौन से हैं और कहां कहां इनकी स्थिति है। आप लोगों को मैं एक फिगर के माध्यम से बताता हूं, आपकी इमेज कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और वो आपके सामने है। देखो ध्यान से, ये 16 महाजनपद हैं। और 16 महाजनपद की बात की जाए तो जैसे मैंने भी आपको कुछ नाम लिखाए थे, जैसे गंधार है, गंधार। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था, गांधार के अलावा मगध बताया था, ये अंग है, ये बज्जी है, ये मल्ल है, ये कौशल है, ये पांचाल है, ये कुरु है, ये सूरसेन है, ये मत्स्य, ये अवंती, ये चेती, ये वत्स और ये अस्मक है। ये अस्सा का नहीं होता, ये अस्मक होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये कंबोज है, ये कंबोज है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि अस्मक की अगर राजधानी की बात की जाए तो अस्मक की जो राजधानी थी वो थी हाटक। कौन सी थी? हाटक। ये इनकी कैपिटल बताता रहा हूं मैं आपको, क्लियर है? यद सॉरी, जो कंबोज की थी वो हाटक थी, कंबोज की हाटक थी, कंबोज की हाटक थी। और अस्मक की पोटिल थी। कौन सी थी? अस्मक की पोटिल थी, अस्मक की पोटिल थी। कंबोज की हाटक थी। गंधार की तक्षशिला थी, गंधार की तक्षशिला थी, क्लियर है ना? कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। उसके अलावा यदि पांचाल की बात की जाए तो कामपिल थी, पांचाल की कौन थी? कामपिल थी, क्लियर है ना? कौशल की बात की जाए तो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती थी। कौन सी थी? श्रावस्ती थी। यदि मल्ल की बात की जाए तो पावा थी, क्लियर है? मल्ल की पावा थी। अंग की बात की जाए तो चंपा थी, अंग की चंपा थी। मगध की राजगृह थी, राजगृह थी, क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए अवंती की उज्जैनी थी। कौन सी थी? अवंती की उज्जैनी थी, उज्जैनी, उज्जैनी भी थी और महिष्मती थी। उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी, क्लियर है ना? चेती की सूक्तिमती थी। कौन थी? सूक्तिमती थी, सूक्तिमती थी, क्लियर है ना? और अगर बात की जाए मत्स्य की विराट नगर थी, मत्स्य की विराट नगर थी, क्लियर है ना? विराट नगर थी। सूरसेन है, सूरसेन की मथुरा थी, सूरसेन की कौन सी थी? मथुरा थी, क्लियर है ना? सूरसेन की मथुरा थी, क्लियर है? अब अगर बात की जाए काशी, काशी की वाराणसी थी, काशी की वाराणसी थी। तो ये प्रमुख महाजनपद थे, 16 महाजनपद और उनकी कुछ राजधानियां थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से महाजनपद की राजधानी कहां थी, क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या 16 महाजनपदों का विवरण किस ग्रंथ में किया गया था? तो ऑप्शन सेकंड, अंगुत्तर निकाय। कुछ महाजनपद मैंने यहां लिख दिए थे, राजधानी वहां बता दी, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है धनगरी। कौन सी? धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन थर्ड महाराष्ट्र और ऑप्शन फोर झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जो नृत्य हैं जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं वो बता देता हूं। जैसे आपको बता दूं, लावनी, लावनी, लेजम,
लेजम, लावनी, लेजम, ललिता, ललिता। उसके अलावा यदि बात की जाए नटका, नटका, तमाशा, तमाशा, मौनी, मौनी, कोली, कोली। इनके अलावा यदि बात की जाए तो दही कला, दही कला, बोहदा, बोहदा, बोहदा। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जो आपकी कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे लावड़ी, लेजम, ललिता, नटका, तमाशा, मौनी, कोली, दही कला, बोहदा। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसमें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट सत्रिय, ऑप्शन सेकंड मणिपुरी, ऑप्शन थर्ड कुचिपुड़ी और ऑप्शन फोर मोहिनीअट्टम। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, मणिपुरी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये मैतेई लोग हैं, एक मैतेई जनजाति है, जो आपको अगर पता हो तो मणिपुर में हिंसा हुई थी, वह इससे संबंधित थी। दो जनजातियां थी जो मणिपुरी हिंसा से संबंधित थी। अब दूसरी बात यह है कि जो ये मैतेई जनजाति है, यह क्या करती है कि ये वैष्णव मत को ये मानते हैं, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो मणिपुर से बिलोंग करते हैं। अब अगर बात की जाए तो ये मणिपुरी नृत्य है जो मणिपुर का है। ये मणिपुरी नृत्य किसका है? मणिपुर राज्य का है। उसके अलावा कुचिपुड़ी जो कुचिपुड़ी जो नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है। उसके अलावा मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो ये केरल का है। ये किसका है? केरल का है। और सत्रिया की बात की जाए तो ये असम का है। ये किसका है? असम का है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बच्चों, यह क्लास आपको कैसी लग रही है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बच्चों, जो आप लोगों का प्यार जो मुझे मिल रहा है, मैं उसका तहे दिल से आपका शुक्रिया गुजार हूं। और बच्चों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चों का और भला हो सके। बच्चों, जितना हो सके आप इसे शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लग रही है। क्लियर है ना बच्चों? अब अगर बात की जाए तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन फर्स्ट 127, ऑप्शन सेकंड 129, ऑप्शन थर्ड 42 और ऑप्शन फोर 131। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। क्या है? ऑप्शन सेकंड है। इस बार भारत की स्थिति वैश्विक लैंगिक अंतराल में 129वीं है। मैं आपको बता दूं कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है, इसे जो जारी करता है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। क्या है? WEF, WEF है। इसे हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। अब मजेदार बात यह है कि लैंगिक अंतराल सूचकांक में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान आइसलैंड को हुआ है। किस देश को हुआ है? आइसलैंड को हुआ है। और सबसे जो अंतिम स्थान जो प्राप्त हुआ है, सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो सूडान को हुआ है। किसको हुआ है? सूडान को हुआ है। और भारत की स्थिति 129 है। कितनी है? 129 है। भारत पिछली साल की तुलना में 2 पायदान नीचे खिसक गया है। भारत की स्थिति 2023 में यदि बात की जाए तो 127 थी। कितनी थी? 127 थी। लेकिन 127 से कितनी आ गई है? 129। इसका मतलब यह है कि भारत -2 या 2 पायदान की कमी हुई है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? ये साक्ष्य, साथ नहीं है, ये क्या है? साक्ष्य है। क्या है ये? साक्ष्य है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना आप,
कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य में भी आप लोगों को बताता हूं, पहले इसको सही कर लेता हूं। साक्ष्य, गोदीवाड़ा के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए या ऑप्शन फर्स्ट मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सेकंड कालीबंगा, ऑप्शन थर्ड लोथल और ऑप्शन फोर रोपड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है लोथल। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। गोदीवाड़ा को हम लोग एक तरह से पोर्ट कह सकते हैं, आज की भाषा में क्या कह सकते हैं? पोर्ट या पत्तन या बंदरगाह कह सकते हैं। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो लोथल जो स्थल है यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में, कहां पर है? अहमदाबाद जिले में पड़ता है। कहां पर है? अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। क्लियर है ना? दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि इसके खोजकर्ता थे, इसके जो खोजकर्ता थे वो S.R. राव थे। कौन थे? S.R. राव थे। S.R. राव थे जिन्होंने 1954 में, कब? 1954 में इसकी खोज की थी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, लोथल को लघु लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, या लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये लोथल है यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है ना? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोथल से कुछ साक्ष्य मिले, जैसे प्रशासनिक भवन के, किसके? प्रशासनिक भवन के कुछ साक्ष्य मिले हैं। किस किस के साक्ष्य मिले हैं मैं आपको बता रहा हूं, वो है प्रशासनिक भवन के। उसके अलावा मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना चंदुअड़ों से भी मिला है, मन के बनाने का कारखाना। उसके अलावा भी यदि बात की जाए तो कुछ और साक्ष्य हैं, प्रमुख साक्ष्य, जैसे युगमत समाधान, युगल समाधान कह सकते हैं, मतलब जोड़े में शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। क्लियर है ना? मन के बनने के कारखाने, प्रशासनिक भवन, युगल समाधान। उसके अलावा अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले। किसके? अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले। उसके अलावा रंगाई के भट्टी के भी साक्ष्य मिले। तो याद रखना, लोथल कहां? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद में, और इसके खोजकर्ता S.R. राव थे। 1954 में इसकी खोज की, और इसे लोथल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, और कुछ साक्ष्य मिले हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं? ऑप्शन फर्स्ट 75, ऑप्शन सेकंड 82, ऑप्शन थर्ड 80 और ऑप्शन फोर 77। ये करंट का क्वेश्चन है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है 82। वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या भारत में 82 हो गई है। अब अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि रामसर साइट्स क्या होती हैं। रामसर साइट से पहले मैं आपको एक रामसर कन्वेंशन बताता हूं। क्या बताता हूं? रामसर कन्वेंशन बताता हूं। अब अगर इसकी बात की जाए रामसर कन्वेंशन की, तो ये जो रामसर कन्वेंशन है ये 1971 में हुआ था। कहां हुआ था? ये रामसर एक स्थल का नाम है, रामसर एक स्थल का नाम है, और यह स्थल ईरान में, कहां पर है? यह स्थल ईरान में। क्लियर है ना? महत्वपूर्ण बात क्या थी कि रामसर जो कन्वेंशन था ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था। किससे संबंधित था? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था। क्लियर है ना? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि आर्द्र भूमि होते क्या है? आर्द्र भूमि की यदि बात की जाए तो आर्द्र भूमि ऐसी भूमि होती है जो जहां पानी और भूमि दोनों मिक्स हो, पानी प्लस भूमि मिक्स हो, या हम लोग कह सकते हैं कि पानी के नीचे की भूमि को भी आर्द्र भूमि कहा
जाता है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं ये पानी और ये भूमि दोनों मिल जाती हों। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि रामसर कन्वेंशन तो हुआ 1971 में, लेकिन भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 1982 में हस्ताक्षर किए। क्लियर है ना? पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1982 में किए थे। क्लियर है ना? अब अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। वर्तमान में 82 भारत में रामसर साइट्स हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में 2024 में G7 का शिखर सम्मेलन कहां हुआ? ऑप्शन फर्स्ट इटली, ऑप्शन सेकंड संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सेकंड सऊदी अरब और ऑप्शन 4 जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, इटली में। हाल ही में इटली में हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर शिरकत की थी। क्लियर है ना? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 3.0 मतलब कहने का है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा है। पहली यात्रा इटली की आधिकारिक यात्रा, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो G7 है, G7 ये G7 है, इसे हम ग्रुप ऑफ 7 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? हम ग्रुप ऑफ 7। कहने का मतलब यह है कि यह 7 देशों का समूह है। 7 देशों का समूह है। 7 देश कौन कौन से हैं? इसमें आपका है अमेरिका, अमेरिका अमेरिका है, उसके अलावा आपका कनाडा है, कनाडा, इटली, इटली, जापान, जापान, जर्मनी, जापान, जर्मनी, फ्रांस, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन। क्लियर है ना? इसमें 7 सदस्य कौन कौन से हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, अमेरिका। अब अगर बात की जाए तो ये 7 सदस्य हैं। अब पहले इसमें 8 सदस्य हुआ करते थे, रूस और इसमें सम्मिलित था। कौन सा? रूस इसमें सम्मिलित था, लेकिन रूस को 2014 में अलग कर दिया गया। रूस को 2014 में अलग कर दिया गया था और अलग करने का कारण था क्रीमिया को रूस ने अपने हिस्से में मिला लिया था। किसको? रूस ने क्या किया था कि क्रीमिया जो यूक्रेन का हिस्सा था, क्रीमिया, क्रीमिया को अपने देश में मिला लिया था। क्रीमिया को क्या कर लिया था? रूस ने अपने देश में मिला लिया था। क्लियर है ना? और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि 2025 में G7 का सम्मेलन कनाडा में होगा। कहां होगा? कनाडा में होगा। क्लियर है ना? याद रखना, G7 का जो अगला सम्मेलन है 2025 में कहां होगा? तो कनाडा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गीत है? ऑप्शन फर्स्ट चैती, ऑप्शन सेकंड कजरी, ऑप्शन थर्ड रसिया और ऑप्शन 4 सोहर। पूछा क्या है? संस्कार गीत। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, सोहर। सोहर संस्कार गीत है। अब अगर बात की जाए तो कुछ और हैं, जैसे रसिया की बात की जाए तो रसिया जो गीत है वह आपका ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है। ब्रज क्षेत्र का या ब्रज का लोकगीत है। क्लियर है ना? ब्रज का लोकगीत है। उसके अलावा चैती मौसमी गीत है। कैसा है? पूछा जाता है कि मौसमी गीत कौन सा है? तो याद रखना, चैती मौसमी गीत है। कजरी की बात की जाए तो कजरी 2 प्रकार का, एक तो मौसमी गीत भी है। कैसा है? मौसमी गीत भी है, मौसमी गीत भी है और ये वैवाहिक गीत भी है। कैसा? वैवाहिक और मौसमी गीत दोनों है। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोहर है। संस्कार गीत कौन सा है? सोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महान झील प्रदेश में कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट सुपीरियर झील, ऑप्शन सेकंड मिशिगन झील, ऑप्शन थर्ड बैकाल झील और ऑप्शन 4 इरी झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील महान झील प्रदेश में स्थित नहीं है। मैं आपको बता दूं कि महान झील प्रदेश में
5 झील हैं। कौन कौन सी? महान झील प्रदेश में 5 झील हैं। और 5 झील कौन कौन सी हैं? पहली आपके सामने है सुपीरियर। कौन सी है? सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील। उसके अलावा यदि बात की जाए तो आपकी मिशिगन झील है। कौन सी है आपकी? मिशिगन झील है। मिशिगन झील है। इसके अलावा यदि बात की जाए आपकी तो ह्यूरॉन झील है। कौन सी? ह्यूरॉन झील है। ह्यूरॉन झील है। उसके अलावा इरी झील है। कौन सी? इरी झील है। और उसके अलावा ओंटेरियो झील है। और कौन सी है? ओंटेरियो झील है। ओंटेरियो झील है। मैं आपको बता दूं कि जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील तो यह पूर्णतः अमेरिका या यूएसए में, किसमें है? पूर्णतः यूएसए में है। जबकि सुपीरियर झील और ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो यह सभी अमेरिका और किस? अमेरिका और कनाडा, अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये जो झील है ये आधी अमेरिका की है और आधी कनाडा की है। मिशिगन झील को छोड़ दिया जाए तो मैं भी आपको एक फिगर के साथ इसको समझाता हूं कि ये 5 झील कौन कौन सी हैं जो आपकी ये हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग इससे से समझ सकते हो। इससे ये आपके सामने एक डायग्राम है तो आप देखोगे ये सुपीरियर झील है। ये कौन सी है? सुपीरियर झील है। ये मिशिगन झील है। ये मिशिगन है। ये ह्यूरॉन झील है। ये इरी झील है, इरी। और ये ओंटेरियो, लेक ओंटेरियो, लेक इरी, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन और लेक सुपीरियर। आप लोग देखोगे कि ये जो है, ये जो हिस्सा है ये कनाडा है। ये कौन सा देश है? ये कनाडा है। और जो ये आपको नीचे वाला दिख रहा है ये अमेरिका है। ये क्या है आपको? अमेरिका है या यूएसए है? अमेरिका है या यूएसए है? अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है मिशिगन है ये पूर्णतः अमेरिका में। ये कहां पर है? पूर्णतः अमेरिका में। जबकि आप देखोगे कि इन झीलों के मध्य से ये ऐसे व्हाइट व्हाइट ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे ये बाउंड्री विभाजन है। ये ऐसे ऐसे ये ऐसे बाउंड्री विभाजन है। कहने का मतलब यह है कि ये ब्लैक से ऊपर का जो हिस्सा ये जो है, ये जो लेक है आदि आदि आप लोग देख रहे हो कि ये तो कनाडा के पास है, ये ऊपर की कनाडा के पास है। और जो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये और ये किसके पास है? ये अमेरिका के पास है। तो मेरा कहने का मतलब यह कि मिशिगन झील को अगर छोड़ दिया जाए, मिशिगन झील को यदि छोड़ दिया जाए तो 4 झील आधी कनाडा की हैं और आधी अमेरिका की हैं। इसी को, इस 5 झीलों को मिलाकर क्या कहा जाता है? महान झील प्रदेश कहा जाता है। क्लियर है ना? क्या कहा जाता है? महान झील प्रदेश कहा जाता है इन 5 ही झीलों को मिलाकर। क्लियर है ना? तो याद रखना इस बात को कि 5 झील कौन कौन सी थी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो। अब अगर बात की जाए तो यहां पर एक बैकाल झील रह गई। बैकाल झील की बात की जाए तो यह रूस की झील है। किसकी? रूस देश की झील है। इसकी दूसरी खासियत यह है कि यह विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है। एक और महत्वपूर्ण बात, यह विश्व की सबसे पुरानी झील भी है। यह विश्व की सबसे पुरानी झील भी है। गहरी झील, पुरानी झील और ये रूस की है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एसबीआई, एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन फर्स्ट 1955, ऑप्शन सेकंड 1949, ऑप्शन थर्ड 1790 और ऑप्शन फोर 1894। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होने से पहले बैंक की शुरुआत कैसे हुई। बैंक की शुरुआत की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले 1806 में, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। किसकी हुई थी? बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। बैंक
ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। उसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। किसकी हुई? बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। क्लियर है ना? अब हुआ क्या, जब ये बैंकों की स्थापना हुई तो इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में बैंक ऑफ इंपीरियल की स्थापना हुई। किसकी? बैंक ऑफ इंपीरियल की स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंपीरियल की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? बैंक ऑफ इंपीरियल की स्थापना हुई। और यही बैंक ऑफ इंपीरियल बाद में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हुई। तो याद रखना स्टेट बैंक का इतिहास ये है। क्लियर है ना? तो स्टेट बैंक का इतिहास ये है। और दूसरी बात यह है कि स्टेट बैंक का जो हेडक्वार्टर है, स्टेट बैंक का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है, ये मुंबई में। कहां पर है? ये मुंबई में है। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि इस समय स्टेट बैंक के एमडी की यदि बात की जाए, मैनेजिंग ऑफ डायरेक्टर की, तो दिनेश खारा है। कौन है? दिनेश खारा। क्लियर है ना? तो याद रखना इस बात को कि वर्तमान में स्टेट बैंक के एमडी कौन है? दिनेश खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? ऑप्शन फर्स्ट 2, ऑप्शन सेकंड 4, ऑप्शन थर्ड 6 और ऑप्शन 4 5। तो बच्चों याद रखना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड मानेंगे, 4 हैं। मैं भी आपको बताता हूं कि यदि बात की जाए तो हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट जैव विविधता वाले स्थल। कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे समझो कि ये एक स्थल ये है। क्लियर है? एक स्थल ये है, एक स्थल ये है और एक स्थल हमने मान लिया ये है। अब आप लोग देखोगे कि इसमें जैसे कुछ स्पीसीज या प्रजाति ऐसे यहां यहां और यहां रह रही हैं, यहां रह रही हैं। फिर इसमें आप देखोगे कि ये यहां 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 ऐसे आप लोग देखोगे कि इससे ये सघन है, इससे ये सघन है और एरिया बराबर है। आप लोग फिर देखोगे कि यहां 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 ऐसे इसमें और ज्यादा सघनता है। इसमें क्या है? और ज्यादा सघनता है। मतलब कहने का यह है कि एक स्पेस पर या एक स्थान में आप लोग देखोगे कि यहां ये और सघन है, ये इससे भी ज्यादा सघन है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा स्थल जहां पर प्रजातियों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, चाहे वो जानवरों की हो, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, जहां ज्यादा पाई जाती है उसको हम लोग जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहते हैं। क्लियर है ना? जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहते हैं। अब अगर बात की जाए तो हॉट स्पॉट जो नाम दिया था, हॉट स्पॉट जो नाम दिया था 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। किसने दिया था? नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। पूछा जाता है कि हॉट स्पॉट नाम किसने दिया था, तो 1988 में किसने दिया था? नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी? विश्व में हॉट स्पॉटों की संख्या कितनी है? 36 है वर्तमान में। लेकिन भारत में कितनी है? 4। भारत में कौन कौन सी है पूछे जाते हैं, तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक है भारत में आपका पूर्वी हिमालय। हिमालय में कौन सा हिमालय? पूर्वी हिमालय। क्लियर है ना? पूर्वी हिमालय। दूसरे की बात की जाए तो आपका है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और तीसरे की बात की जाए तो है आपका इंडो वर्मा, इंडो वर्मा, इंडो वर्मा, इंडो वर्मा। और चौथे की बात की जाए तो सुंडालैंड। तो कौन सा है? सुंडालैंड। मैं अभी आपको समझाता हूं चारों। आप लोग देखोगे कि इनमें से 2 पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये तो पूर्णतः भारत में ही, ये कहां पर है? पूर्णतः भारत में। लेकिन ये दोनों है, ये क्या है कि भारत और प्लस इंडो बर्मा में बर्मा है, इंडो बर्मा में बर्मा या म्यांमार है। सुंडालैंड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास कुछ देश हैं छोटे, वो सम्मिलित हैं। जैसे मैं आपको
एक फिगर के माध्यम से समझाऊं कि इसमें क्या क्या है, कि चार कौन कौन से हैं, तो आप लोग देखोगे कि चार कौन कौन से हैं, ऐसे समझो। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आप लोग देखोगे कि ये जो हिस्सा है ये कौन सा है, पश्चिमी घाट है। ये क्या है, पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। क्लियर है ना। अब आप लोग देखोगे तो ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका है, क्या है ये पता आप लोगों को, ये आपका पूर्वी हिमालय वाला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा आपका, पूर्वी, वो सॉरी, ये जो हिस्सा आपका, ये जो हिस्सा आपका पूर्वी हिमालय नहीं, ये इंडो वर्मा वाला हिस्सा है। ये कौन सा है, इंडो वर्मा वाला हिस्सा है। इंडो वर्मा कौन सा हिस्सा है, ये इंडो वर्मा वाला हिस्सा है। इसमें आप लोग देखोगे कि भारत है कुछ, और फिर कुछ म्यांमार का हिस्सा है, कुछ म्यांमार है। दूसरी बात, ये जो है आप लोग देख रहे हो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास है, ये आपका सुंडालैंड है। ये क्या आपका, सुंडालैंड है। क्लियर है ना, ये सुंडालैंड है। और ये अगर बात की जाए तो ये आपका है, आपका पूर्वी हिमालय, ये आपका पूर्वी हिमालय माना जाता है। क्लियर है ना, ये यहां नहीं, ये ऐसे अगर बात की जाए तो कुछ पूर्वी हिमालय जो इंडो बर्मा, एक इंडो बर्मा है जो भारत और बर्मा या म्यांमार के साथ है, और एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी घाट और एक सुंडालैंड। इसमें आप देखो ये द हिमालय लिख दिया इन्होंने, लेकिन द हिमालय नहीं, याद रखना हमेशा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय याद रखना। यदि हिमालय दिया होगा तो हिमालय वो गलत होता है। ये इंडो बर्मा रीजन है, ये इंडो बर्मा रीजन है, इसने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। ये पश्चिमी घाट है और ये है सुंडालैंड, ये क्या है, सुंडालैंड है। तो याद रखना कि भारत में हॉटस्पॉटों की बात की जाए तो कितने हैं, भारत में हॉटस्पॉट 4 हैं, और वो कौन कौन से मैंने आपको अभी बताया है। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट भदोही, ऑप्शन सेकंड सोनभद्र, ऑप्शन थर्ड लखीमपुर खीरी, और ऑप्शन फोर हापुड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, सोनभद्र। सोनभद्र जनपद में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जो एक रिपोर्ट आती है वन क्षेत्रों से संबंधित, और जो ये आती है सबसे पहले आई थी, प्रथम बार जो रिपोर्ट आई थी, प्रथम रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी वन क्षेत्र को लेकर, ये 1979 में हुई थी। कब हुई थी, 1979 में हुई थी। फिर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह जो वन रिपोर्ट है कितने समय बाद आती है, तो याद रखना प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, कितने, प्रत्येक 2 वर्ष बाद आती है। क्लियर है ना, प्रत्येक 2 वर्ष बाद आती है। अब मैं आपको बता दूं कि 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट थी। कौन सी थी, 17वीं वन रिपोर्ट थी, 17वीं वन रिपोर्ट थी। और इसके अनुसार ही उत्तर प्रदेश, पर उत्तर प्रदेश में, या ऐसे लिख लो, उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का कुल भौगोलिक, उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल के कुल वन कितने पाए जाते हैं, तो कुल वन आपको बता दूं 9.23% पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या है, इनमें एक तो है आपका वनावरण, एक है आपका वनावरण, और एक है आपका वृक्षावरण। क्या है, एक है आपका वृक्षावरण। वृक्षावरण और वनावरण में अंतर यह होता है कि जो वृक्षावरण होते हैं इसमें घरों के वृक्ष, गांव के वृक्ष, वो सब सम्मिलित किए जाते हैं। वनावरण में खेत खलियान या गांव से बाहर के जो होते हैं वन, मतलब जंगली जो कहते हैं, उस भाषा में समझ सकते हो, उनको वनावरण कहा जाता है। अब इसमें भी अगर बात की जाए तो आपसे वनावरण पूछा जाए तो ये आपका 6.18 है, और वृक्षावरण की यह बात की जाए तो इसका, नहीं सॉरी, इसका 6.18 है, और इसका 3.05% है। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र सोनभद्र है, और सबसे कम वन क्षेत्र वाला उत्तर प्रदेश में सबसे कम
वन क्षेत्र वाला राज्य, सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य भदोई है। कौन सा है? भदोई है, भदोई है। याद रखना इस बात को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यदि प्रतिशतता में भी पूछा जाए तो सबसे अधिक प्रतिशत भी यहीं पर है, सबसे अधिक वन भी यहां पर, सबसे अधिक वन भी यहां पर, सबसे अधिक वन भी, वन वाला जनपद, और प्रतिशत के मामले में भी सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन, प्रतिशत, सबसे अधिक प्रतिशत वाला जो जनपद है उत्तर प्रदेश में वो भी है सोनभद्र। और ऐसे ही भदोई की यदि बात की जाए तो यहां पर सबसे कम वन पाए जाते हैं और यहां पर प्रतिशत के मामले में सबसे कम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लखीमपुर खीरी में सबसे सघन वन पाए जाते हैं। कैसे वन? सबसे सघन वन पाए जाते हैं, सबसे सघन वन पाए जाते हैं लखीमपुर खीरी में। क्लियर है ना? और दूसरी बात यह है कि जो 2021 में जो 17वीं वन रिपोर्ट आई थी, इसके तहत यह माना गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने वन बढ़े हैं? उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 12.24% 12.24 वर्ग किलोमीटर, कितना? 12.24 वर्ग किलोमीटर वन बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 12.24 वर्ग किलोमीटर वनों की बढ़ोतरी हुई है, वनों की बढ़ोतरी हुई है। क्लियर है ना? बढ़ोतरी हुई है। क्लियर है? तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसे लगी और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।